हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, आज के हम लोग लेक्चर में साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेस का पूरा बायोडाटा देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, इसमें हम लोग ये कवर करेंगे। सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन देखेंगे, इसका डेफिनेशन क्या होता है। उसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, या बोलो कि कैसा एग्जाम्पल हो सकता है। देखिए, जब भी आपको कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि आपको गिवन रहता है कि द मैट्रिक्स इज साइमेट्रिक या तो स्क्यू साइमेट्रिक, तो उस केस में क्या होता है, हमको फ़ौरन से एक एग्जाम्पल बनाना पड़ता है, काउंटर एग्जाम्पल। तो हमको साइमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना आना चाहिए। और किसी भी काइंड ऑफ मैट्रिक्स के लिए आपको उसका कंस्ट्रक्शन पहले दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, जिसको कि आप एग्जाम्पल भी बोलते हो। तो एग्जाम्पल तो क्या होता है कि आदमी रटता है, लेकिन रटना नहीं है, एक्चुअली आपको कंस्ट्रक्ट करना सीखना है। दैट्स वाई ये पहला टॉपिक होगा आज का हम लोगों का। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का। ठीक है, फिर हम लोग ये देखेंगे कि क्या जो सेट ऑफ साइमेट्रिक मैट्रिक्स है वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। ठीक है, अंडर यूजुअल फील्ड। फिर इसका डिटर्मिनेंट वैल्यूज़ क्या हो सकता है, आइगन वैल्यूज़ क्या हो सकता है, आइगन वेक्टर क्या हो सकता है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट होता है, वो होता है डायगोनलाइजेबल प्रॉपर्टी, कि ये डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है, तो उसको भी देखेंगे। ठीक है, कुछ और भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होंगे रैंक वगैरह से रिलेटेड, वो देखेंगे। और क्विक एमसीक्यूज देखेंगे। तो ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हमको ज़रूर जानना चाहिए रिगार्डिंग एक मैट्रिक्स, चाहे यहाँ पे वो साइमेट्रिक हो या स्क्यू साइमेट्रिक हो, तो उसके बारे में हम लोग वन बाई वन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे डेफिनेशन आ रहा है। तो देखो, डेफिनेशन यहाँ पे आ जा रहा है साइमेट्रिक मैट्रिक्स का। ओके, तो देखिए, आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो हम लोग किसी मैट्रिक्स को साइमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलेंगे, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, जिसको कि आप ऐसे लिखते हो, ठीक है, ए आई जे, इस तरीके से डिनोट करते हैं, इज कॉल्ड ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई जे वैल्यूज। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन आपको पहले से पता है कि अगर हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू इस तरीके से। ठीक है, अब अंदर का जो एंट्री है वो ऐसे लिखा जाता है, आपको पता है ए आई जे का मतलब क्या होता है, एलिमेंट ऑफ आईएथ रो एंड जेएथ कॉलम। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट ए आई जे होगा उसमें ये प्रॉपर्टी होना चाहिए क्या, कि ए आई जे इज इक्वल टू क्या होगा, ए जे आई होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एक और चीज़ होता है, ये तो एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ ये होता है कि अगर ए का आप ट्रांसपोज निकालते हैं, ओके, और वो ए आ जाता है, तो ये क्या होता है, ये आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों बातें हैं। ठीक है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी मैट्रिक्स को साइमेट्रिक कब कहते हैं, जब उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के ही इक्वल हो जाता है। ठीक है, क्या कह सकते हो कि उसका कंस्ट्रक्शन इस तरीके से होगा कि उसमें जो एलिमेंट्स होंगे उसमें ये प्रॉपर्टी पाया जाएगा कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होगा। दैट मीन्स वाट, इसका मतलब ये है कि अगर आप ए वन वन निकालोगे तो ए वन वन का मतलब क्या, ए वन वन ही होगा। ठीक है, डायगनल इंट्री, तो डायगनल इंट्री के बारे में कुछ नहीं आ रहा, अब ये कुछ भी, कोई भी रियल हो सकता है, एनी रियल। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन की जब बात होगी तो ये बात आ जाएगा कि आपको जो डायगनल एलिमेंट लेना है। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारा डायगनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो आपको जो डायगोनल एलिमेंट लेना है सिंपली वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है इसमें। उसके अलावा अगर आप कोई भी एलिमेंट लोगे, जैसे मान लो आप लेते हो A12, तो A21 के इक्वल होना चाहिए। आप लेते हो A23, तो ये आपका A32 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, लाइक दैट, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो अगर हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना है तो हम लोग सिंपल इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक दिया हुआ है कि आप सबसे पहले क्या करोगे, आप लोग इसका डायगोनल एलिमेंट कोई भी रियल देख पा रहे हैं। ठीक है, जैसे 142 लिया हुआ है। ओके, अब इसके बाद 142 के बाद हम कोई भी एलिमेंट जो लेंगे तो उसमें ये रिलेशन होना चाहिए कि वो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होगा। ठीक है, डायगोनल में कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ओके, जीरो भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी रियल हो सकता है। ओके, उसके अलावा जो एलिमेंट है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अगर हम लोग इसको देखेंगे, ये 2 को, तो ये 2 के इक्वल है। ठीक है, इस 3 को देखेंगे तो यहाँ पे इस 3 के इक्वल है, इस 5 को देखेंगे तो इस 5 के इक्वल है। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स ये कि प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट में, ठीक है, ये एलिमेंट आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए और ये एलिमेंट आपस में इक्वल होना चाहिए अबाउट द प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है जी, तो डेफिनेटली आप पोजीशन वाइज देखोगे तो ये क्या है, तो ये आपका है A12,
ठीक है। और ये आपका क्या है, ये है आपका A21, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। इसी तरीके से आप इसको देखोगे तो ये क्या है, ये आपका A13 है, 3, ठीक है। और यहाँ देखोगे तो ये आपका A31 है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इसको देखोगे तो ये आपका क्या है, ए आपका 23 है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका A32 है। तो आप देख पा रहे हैं कि सारा वैल्यू ये जो मैंने आपको बताया कि ये आपस में मैच करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो ये चीज़ लिखा हुआ है नीचे में कि ये जो हम लोगों का मैट्रिक्स है ये क्या है, ये आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे A12 2 है तो A21 भी 2 है। इसी तरीके से A31 आपका क्या है, 3 है, तो A13 भी 3 है। इस तरह का प्रॉपर्टी मैच कर रहा है, सो इट इज़ ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जब भी कंस्ट्रक्शन की बात होगी ना, तो अगर आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है, मान लो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ बी, और आपको मान लो 3x3 का मैट्रिक्स लिखना है, तो आप सबसे पहले ये देखोगे कि यहाँ पे आपका टोटल 9 एलिमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे, 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 ओके। तो जो डायगोनल एंट्री होगा वो कोई भी रियल आप ले सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सिंपली क्या, 1 ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ और 3 ले लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका डायगोनल। अब ये जो पोजीशन है, ठीक है, ये पोजीशन और आपका ये पोजीशन ये मैच करना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये पोजीशन और ये पोजीशन आपका मैच करना चाहिए, मतलब अबाउट द प्रिंसिपल डायगोनल, ये जो मेरा प्रिंसिपल डायगोनल 1 2 3 है इसके अबाउट में, ठीक है, कह सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट इमेज होना चाहिए इस तरीके से। इसमें ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन होना चाहिए इन दोनों में, ठीक है। फिर इसी तरीके से इस प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट में इन दोनों में ऑब्जेक्ट इमेज का रिलेशन होना चाहिए, और लाइक दैट यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट इमेज का रिलेशन होना चाहिए। तो हम कोई भी एलिमेंट लेंगे, मान लो हम यहाँ पे ले रहे हैं 4, तो हम यहाँ पे भी 4 ले लेंगे मोहब्बत से, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लेंगे 5 तो यहाँ पे भी हम मोहब्बत से 5 ले लेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं मान लो 0 तो हम यहाँ पे भी 0 ले लेंगे, ओके। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, फौरन से साइमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। तो हमको लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल आसानी से मोहब्बत से आप बना लेंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन इसका ईजी है। अब देखो यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है नोट में कि ए मैट्रिक्स इज साइमेट्रिक, कोई भी मैट्रिक्स साइमेट्रिक होता है कब, जब उसका ट्रांसपोज करने से वो मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है। ये हम लोग क्लास 12 में देख चुके हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, कि आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालोगे और वो मैट्रिक्स ही आ जाएगा तो वो क्या होता है, वो आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। क्लियर है जी। तो ये भी इसका डेफिनेशन है, बट कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोगों को ये डेफिनेशन जो है याद रखना है, ऊपर वाला, राइट। अच्छा, अब स्क्यू साइमेट्रिक में बस थोड़ा सा फर्क होता है ना। तो नीचे आ रहा है देखो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या होता है। तो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आप ए लेते हो, AIJ से आप इसको डिनोट करते हो, तो ये स्क्यू साइमेट्रिक होगा कब, जब AIJ इज इक्वल टू माइनस ऑफ JI होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, माइनस छूट गया है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस लाइन को हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऐसे, इफ क्या होना चाहिए, AIJ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ JI, ठीक है। मतलब अगर आप स्वाइप करेंगे रो कॉलम को, अगर आप आपस में एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। साइमेट्रिक में क्या था, प्लस में ही होता था रिलेशन, बट स्क्यू साइमेट्रिक में क्या होता है, ये आपका माइनस में रिलेशन आ जाता है, ठीक है। फॉर ऑल IJ, कोई भी एलिमेंट लिया जाए उसके लिए। तो अब यहाँ पे आप सिंपल देखोगे ना कि अगर मैं यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट की बात करूँ, ठीक है, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट कैसा होता है, तो आपको पता है, आप देखते हैं कि जो भी एलिमेंट होता है वो A11 A22 A33 है ना। अगर आप पोजीशन देखोगे तो ये क्या है, ये आपका देखो A11 है, ये आपका A22 है, ये आपका A33 है। तो डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है, IJ इक्वल होता है। तो फॉर डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, सिंपली I और J को हम इक्वल लेंगे। अगर हम I और J को इक्वल लेते हैं तो यहाँ से आपका ये ऐसे आ जाएगा, II इक्वल टू माइनस ऑफ AII, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको इधर ले आइएगा तो हो जाएगा क्या, 2AII इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ओके, चलो ठीक है, हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा AII है वो क्या हो जा रहा है, वो 0 हो जा रहा है फॉर ऑल I एंड J, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोई भी डायगोनल एलिमेंट वो क्या होगा, वो सारे ही डायगोनल एलिमेंट आपको 0 होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंस्ट्रक्शन में ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि स्क्यू साइमेट्रिक में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, जबकि साइमेट्रिक में क्या होता था, जो डायगोनल एलिमेंट है वो कोई भी रियल होता था, ठीक है। तो जब भी आप स्क्यू साइमेट्रिक बनाएंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि ये प्रॉपर्टी होगा, लेकिन जब भी आप डायगोनल एंट्री लो तो उसमें पहले आप 0 ले लो। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल बनाया गया है, ठीक है।
और ये बात देखो यहाँ पे लिखी हुई है यहाँ पे कि 10 इन स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स all diagonal elements are zero and this is very important property of स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो जब भी हमको इसका कंस्ट्रक्शन करना होगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डायगोनल में ले लेंगे 0 0 0 मोहब्बत से, चाहे 3 ऑर्डर का बनाओ या 2 ऑर्डर का बनाओ, आपको डायगोनल में क्या लेना है 0। किसी भी ऑर्डर का बनाइए आप डायगोनल को पहले 0 लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बाकी एलिमेंट के लिए क्या होगा कि ए आई जे इक्वल टू माइनस जे आई, यानी अगर आप A23 लेते हैं तो इधर क्या होगा, इधर आपका माइनस A32 होगा, मतलब 32 और 23 में माइनस का रिलेशन होना चाहिए। दैट मीन्स क्या, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे जो एलिमेंट है, ठीक है, और ये जो एलिमेंट है इन दोनों में माइनस का रिलेशन होना चाहिए। तो दिख रहा है एक प्लस है एक माइनस है। ठीक है, ओके। इसी तरीके से इस वन में इसमें निगेटिव, इसमें भी निगेटिव का होगा। तो आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स की ही तरह ये आपस में इमेज होंगे, ऑब्जेक्ट इमेज, लेकिन प्लस माइनस यहाँ पे भी देख रहे हो आप। ठीक है, ये आपस में प्लस माइनस और ये आपस में आपका प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये आपस में आपका क्या है, प्लस माइनस है। तो कंस्ट्रक्शन करना काफ़ी आसान है स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का। अगर आपको इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हो तो आप क्या करोगे, अगर मान लो 3 ऑर्डर का आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो आपका इस तरह से यहाँ पे टोटल 9 एंट्री होता है। ठीक है, ये 9 एंट्री हो गया। तो इस 9 एंट्री में सबसे पहले फुर्सत में आपको क्या करना है, जो डायगोनल एंट्री है वो आपको ले लेना है 0, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे जो भी लोगे उसका निगेटिव यहाँ पे ले लोगे। यहाँ पे आप जो भी लो -2 यहाँ पे लोगे तो इसका पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस होना चाहिए। ठीक है, और अगर यहाँ पे मान लो मैं लेता हूँ -1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो बातें बिल्कुल इंपॉर्टेंट है वो ये कि डायगोनल में हमेशा 0 होगा फॉर द स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, और बाकी वही रिलेशन होगा साइमेट्रिक वाला ही, लेकिन निगेटिव के साथ। ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो वो नोट लिखा हुआ है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसको हम लोग स्क्यू बोलते हैं, स्क्यू साइमेट्रिक बोलते हैं कब, जब A ट्रांसपोज इक्वल टू -A आता है। तो ये आप 12th क्लास में भी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन वाइज ये डिफिनेशन याद रखना है, और सिंपल डिफिनेशन ये भी होता है कि अगर A का ट्रांसपोज -A है देन वो क्या है, आपका स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन इसका ईजी है, समझना काफ़ी आसान है, बिल्कुल लॉलीपॉप है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। प्रॉपर्टीज़ डेफिनेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल से ज़्यादा। ठीक है, क्या है, देखो सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ रहे हैं आपके। क्या क्या है, नंबर 1 प्रॉपर्टी ये है कि इफ़, अच्छा ये प्रॉपर्टी मैंने दोनों के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, साइमेट्रिक के लिए भी और स्क्यू साइमेट्रिक के लिए भी। और अभी मैं नीचे में जा करके दोनों के लिए अलग अलग भी प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ। भाई प्रॉपर्टीज़ से भरा हुआ मैट्रिक्स है ये, बहुत सारे क्वेश्चन इससे फिनिश किए जाते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर ए आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, साइमेट्रिक हो स्क्यू साइमेट्रिक हो ये अलग चीज़ है। ठीक है, कोई भी क्या होना चाहिए आपका, कोई भी अगर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में A + A' साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और A - A' क्या होगा, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखिए। हाँ, किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए A + A' यानी A + A का ट्रांसपोज क्या होगा, एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और A - A का ट्रांसपोज क्या होगा, एक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे देखो सेकंड प्रॉपर्टी, इसी को आगे एक्सटेंड करेंगे कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ साइमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी, किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक के सम के टर्म में लिख सकते हैं। ये बहुत ही इजी बात है, लेकिन एग्ज़ाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है कि कभी कभार आपको एक मैट्रिक्स को स्क्यू और साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में पूछ देता है। अब बोल देता है कि कौन सा पार्ट साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, कौन सा पार्ट स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हम लोग देखो यही रिजल्ट यूज़ करेंगे। हम लोग ऐसे बोलेंगे, कोई भी मैट्रिक्स है मान लो ए, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 × 2a, कोई दिक्कत नहीं है, मोहब्बत से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसको 1/2 रहने दो, अंदर क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं A + A का ट्रांसपोज, फिर प्लस A - A का ट्रांसपोज। ठीक है, तो आपका ये यहाँ पे A का ट्रांसपोज है। ओके, ये मेरा A का ट्रांसपोज है, तो मोहब्बत से A ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, तो वही चीज़ है। अब इसको आप जब अलग अलग करोगे तो A + A' का ट्रांसपोज ये /2 हो जाएगा। ठीक है,
प्लस ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज ये भी बाई 2 हो जाएगा। अब अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए ए प्लस ए डैश क्या होता है, ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, तो 2 से डिवाइड करने पर भी साइमेट्रिक रहेगा। इसी तरीके से ए माइनस ए डैश क्या होता है, स्क्यू साइमेट्रिक होता है, तो 2 से डिवाइड करने पे वो स्क्यू साइमेट्रिक ही रहेगा। सो ये कोई भी मैट्रिक्स हो, इसका वैल्यू अगर बी है और इसका वैल्यू अगर सी है, ठीक है, तो ये हो गया आपका स्क्यू मैट्रिक्स, ये हो गया आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, और ये हो गया मेरा स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। बिल्कुल मोहब्बत से ये बात प्रूफ होगी, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो वही बात लिखा हुआ है। अब 1/2 को बाहर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, शामिल भी कर सकते थे। तो यहाँ पे ये बात या एक ही चीज़ है, 1/2 तो कांस्टेंट है जो कि हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई कर देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, जहाँ पे डेफिनेटली क्या होगा, जो बी होगा वो आपका साइमेट्रिक होगा और सी जो होगा वो स्क्यू साइमेट्रिक होगा। तो ओवरऑल हम एक मैट्रिक्स ए को, कोई भी एक मैट्रिक्स ए को हम साइमेट्रिक पार्ट और स्क्यू साइमेट्रिक पार्ट में अलग अलग कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। तो ये एक आपकी इंपॉर्टेंट बात हो गई। आगे देखो क्या है, नंबर 3 है कि इफ ए एंड बी, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा मिस प्रिंट है कहीं कहीं पे। इफ कैपिटल ए एंड बी आर साइमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए बी इज साइमेट्रिक। कब होगा, इफ, यहाँ पे इफ ऐड कीजिएगा, इफ ए बी इक्वल टू बी ए, दैट इज ए एंड बी कम्यूट, ठीक है। अगर ए और बी कम्यूट करेगा आपस में, कम्यूट करने का मतलब यही होता है कि ए बी इक्वल टू बी ए हो, तभी क्या होगा, ए और बी आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। मतलब ए और बी अगर साइमेट्रिक है तो उसका प्रोडक्ट भी साइमेट्रिक होगा, ए और बी अगर साइमेट्रिक है तो उसका प्रोडक्ट भी साइमेट्रिक होगा। कब होगा, जब ये ए बी इक्वल टू बी ए होगा, यानी ए और बी आपस में कम्यूट करेंगे, ठीक है। इसको मैं अभी नीचे प्रूफ भी करके आपको समझाने वाला हूँ, अभी हम लोग नीचे और भी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, नंबर 4 है, बोलता है द मैट्रिक्स, ये देखो एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, बी ट्रांसपोज ए बी। अगर ऐसा आप फॉर्म लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, कोई भी मैट्रिक्स आपने लिया है बी ट्रांसपोज ए बी, तो ये क्या होगा, ये साइमेट्रिक हो सकता है या स्क्यू साइमेट्रिक हो सकता है। कैसे, डिपेंड करेगा आपका बीच वाला मैट्रिक्स पे। मतलब बीच वाला मैट्रिक्स तुम्हारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बीच वाला, ये ए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप इस तरीके से कभी भी लिखो, मतलब आगे बी ट्रांसपोज है, बगल में बी है और बीच में ए है, ठीक है, ये एक जो है स्पेशल फॉर्म है, हम लोग इस पर डिस्कस किए हैं कई बार और करते भी रहते हैं अच्छे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा जो प्रोडक्ट है ना 3 मैट्रिक्स का, जिसमें बी का ट्रांसपोज है, ए है, बी है, तो अब आपको इसका साइमेट्रिक या स्क्यू साइमेट्रिक चेक नहीं करना है, आप जस्ट बीच वाले का पता कर लीजिए। अगर आपका ए साइमेट्रिक हुआ तो ये पूरा साइमेट्रिक होगा, और अगर आपका ए स्क्यू साइमेट्रिक हुआ तो ये पूरा स्क्यू साइमेट्रिक होगा, ठीक है। यानी क्या, यानी मोहब्बत से समझो कि बी ट्रांसपोज ए बी, ये जो प्रोडक्ट है पूरा, ठीक है, ये इसका साइमेट्रिक या स्क्यू साइमेट्रिक होना डिपेंड करता है बीच वाले मैट्रिक्स पे। अगर ए आपका साइमेट्रिक है तो ये भी आपका साइमेट्रिक होगा, अगर ए आपका स्क्यू साइमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू साइमेट्रिक होगा। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, इन करस्पॉन्ड इफ ए इज साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक। अगर ए साइमेट्रिक है तो पूरा साइमेट्रिक, ए अगर स्क्यू साइमेट्रिक है तो पूरा आपका स्क्यू साइमेट्रिक, ठीक है। अच्छा, फिर आगे देखो क्या प्रॉपर्टी है, इसके बाद प्रॉपर्टी है ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स आर साइमेट्रिक, ठीक है। मतलब कोई भी पावर ले लो, कोई भी पावर ले लो आप साइमेट्रिक मैट्रिक्स का, कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, वो भी क्या होगा, साइमेट्रिक होगा। मतलब बात समझिए, ठीक है। क्या है, ए आपको गिवन था कि ए क्या है, मेरा साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब आपसे बोलेगा बताइए ए क्यूब क्या होगा, या आपको बोलेगा बताइए ए स्क्वायर क्या होगा, या आपको बोलेगा ए का पावर 4 क्या होगा, या ए का पावर 6 क्या होगा, या सिंपली ए का पावर n पूछ देगा, जहाँ n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये सारे भी साइमेट्रिक होंगे, बिंदास प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर ए साइमेट्रिक है तो इसका कोई भी पावर साइमेट्रिक होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से आपको स्क्यू साइमेट्रिक में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, स्क्यू साइमेट्रिक में डायरेक्टली नहीं होता है, ठीक है। स्क्यू में क्या है, तो स्क्यू में बोलता है पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर of a skew symmetric matrix are skew symmetric and positive even integral power of skew symmetric matrix are symmetric, ठीक है। तो अब आपको ये ध्यान देना है ना कि अगर A आपका क्या है, अगर A आपका स्क्यू साइमेट्रिक है, A क्या है, अगर आपका स्क्यू साइमेट्रिक है तो इसमें साइमेट्रिक, ठीक है, स्क्यू साइमेट्रिक है अगर साइमेट्रिक लिखा है, ठीक है।
अगर ए मेरा स्क्यू साइमेट्रिक है तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप इवन पावर लेते हैं यानी A2 लेते हैं, A4 लेते हैं, A6 लेते हैं, ठीक है, A का पावर 2n, इस तरह का अगर आप लेते हैं तो ये सारा क्या होगा, तो ये सारा आपका सिंपली साइमेट्रिक हो जाएगा। अच्छा, बहुत जो है कॉमन सेंस की बात है, क्यों आपको बता रहा हूँ इवन पावर क्यों। देखिए स्क्यू साइमेट्रिक कब होता है, अगर स्क्यू साइमेट्रिक है तो इसका मतलब है क्या कि ए का ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस ए होगा, ठीक है। अब जैसे ही आप इवन पावर लोगे तो माइनस ए का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब जैसे ही प्लस में आएगा तो वो तो फिर साइमेट्रिक का प्रॉपर्टी है। फर्क तो इतना ही होता है ना, साइमेट्रिक में क्या होता है, प्लस में होता है और स्क्यू साइमेट्रिक में माइनस में होता है। तो भैया आप जब इवन पावर लोगे, स्क्यू साइमेट्रिक का ही मान लीजिए आप इवन पावर लेंगे तो वो प्लस में बदल देगा, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली साइमेट्रिक हो जाएगा। हाँ, अगर आप ऑड पावर लेते हैं, A3 लेते हैं, A5 लेते हैं, A7 लेते हैं, ठीक है, तो नो डाउट ये क्या होगा, ये आपका स्क्यू साइमेट्रिक ही रहेगा, क्योंकि इस केस में क्या होता है, माइनस जो है वो आपका बाहर निकल ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑड पावर आपका माइनस को प्लस नहीं करता, इसलिए ये स्क्यू साइमेट्रिक होगा। तो अगर ए आपका स्क्यू साइमेट्रिक है तो इवन पावर से वो साइमेट्रिक में बदल जाएगा, ठीक है, और ऑड पावर से वो स्क्यू साइमेट्रिक में ही रहेगा। ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। और अगर ए आपका साइमेट्रिक है तो कोई भी पावर ले लो, क्योंकि वो तो प्लस में है, ऑलवेज प्लस में ही रहेगा, तो वो साइमेट्रिक ही आपको देगा, ठीक है। तो ये सब कुछ यूजुअल रिजल्ट है जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ देता है, बट क्या है कि पढ़ा हुआ नहीं रहने से या रिविजन नहीं किया हुआ रहने से क्या होता है, अचानक से सोचना पड़ता है, तो उतनी सोचने वाली बात इसमें नहीं है। अच्छा, अब जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उधर आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग अलग अलग दोनों को देखेंगे, साइमेट्रिक को भी और स्क्यू साइमेट्रिक को भी, ताकि हम इसको और अच्छे से समझ सकें और एग्ज़ाम में अगर इसका कोई क्वेश्चन आता है तो उसका हम अच्छे से पोस्टमार्टम कर सकें, ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स के मोर प्रॉपर्टीज़ पे। ध्यान दीजिए, अगर ए और बी साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ए प्लस बी के बारे में बताइए, क्या ये साइमेट्रिक होगा, तो यस ये भी साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, यस इट इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ये भी आपका क्या होगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। समझना काफ़ी इजी है। देखो ए और बी साइमेट्रिक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए का ट्रांसपोज करने से ए आएगा और बी का ट्रांसपोज करने से बी आएगा, ये इसका मतलब हो गया सिंपल ही, ठीक है। अब ए प्लस बी को अगर मेरे को चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी का मैं ट्रांसपोज लूंगा, ठीक है। ट्रांसपोज जो है वो एडिटिव होता है, अलग अलग हो जाएगा, इस तरीके से प्रॉपर्टी है, ओके। अब ए का ट्रांसपोज क्या है, तो ए है, और बी का ट्रांसपोज क्या है, तो बी है। यानी ओवरऑल ये आया कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या हो गया, ए प्लस बी के बराबर, यानी ये ए प्लस बी क्या है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, ए इंटू बी के बारे में, तो देखो ए इंटू बी के बारे में डायरेक्टली हम क्या बोलेंगे, नो इट इज नॉट साइमेट्रिक, इट इज नॉट साइमेट्रिक। बात समझिएगा, ठीक है, मैं पूरी बात करने वाला हूं, इट इज नॉट साइमेट्रिक। क्यों, आप देखिए, आप अगर ए इंटू बी का ट्रांसपोज लेते हो, ठीक है, तो ट्रांसपोज के केस में क्या होता है, ये ऐसे खुलता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, उल्टा खुलता है, ठीक है। अब देखो बी का ट्रांसपोज आपका बी है और ए का ट्रांसपोज आपका ए है, तो ये आपका हो गया क्या, बी इंटू ए, ओके। तो अब देखो ए बी का ट्रांसपोज बी ए आया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए बी नहीं आया है। अगर ए बी ही आता तब हम क्या बोलते, तब हम बोलते कि भैया ये तो साइमेट्रिक होगा, क्योंकि जो मैट्रिक्स आप लेते हो तो उसका ट्रांसपोज सिंपली वो मैट्रिक्स आना चाहिए, बट यहाँ पे बी ए आया है, और बी ए इन जनरल तो ए बी के बराबर नहीं होता मैट्रिक्स में, तो इन जनरल जो है ये साइमेट्रिक नहीं होगा, अगर हम इन जनरल की बात करें, ठीक है। अच्छा, अब है कि साइमेट्रिक कब हो सकता है, साइमेट्रिक हो सकता है अगर ये बी ए और ए बी बराबर हो जाए, ठीक है, अगर यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी ए हो जाए, ठीक है, देन क्या हो जाएगा, देन आपका ये जो ए बी है वो क्या हो जाएगा, वो आपका साइमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि जब आप बराबर ले लोगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ही आपका यहाँ पे बी ए आएगा आप उसको ए बी कर देना, तो ये एक अलग चीज़ है। ये प्रॉपर्टी कहलाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के, अगर आपका मैट्रिक्स कम्यूटेटिव है, यानी ए और बी अगर आपस में कम्यूट कर रहे हैं, तब उस केस में ये सिमेट्रिक होगा। तो इन जनरल तो नॉट सिमेट्रिक होगा, ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ हम लोग डालेंगे, बट साइमेट्रिक, लेकिन साइमेट्रिक होगा किस केस में होगा, वेन ए एंड बी कम्यूट्स, जब दोनों आपस में
कम्यूट्स करेंगे यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट आप ऐसे लिखिए, नोट करना है आपको भैया, मैं ऐसे ही मेहनत नहीं कर रहा, आपको सब सारी चीज़ें नोट करनी है, ऊपर से लेकर नीचे तक मोहब्बत से नोट कीजिएगा, रिवीजन करना है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आप नोट दे दो, भैया मेरा नोट लेके क्या कीजिएगा, थोड़ा दिल लगाइए, मेहनत कीजिए। हम बोलते हैं खुद से लिखा हुआ नोट क्या है ना, एग्जाम के टाइम में 340 के स्पीड में रिवीजन देगा, और वो जो है प्रिंट किया हुआ या किसी का भी लिखा हुआ कितना भी अच्छा नोट आप ले लीजिए, ठीक है, वो माइंड में इम्पैक्ट नहीं डालता है, बार बार उसको लगेगा हमको रटना पड़ रहा है। खुद से लिखने का आदत डालो भाई, ठीक है, थोड़ा मेहनत तो करेंगे तब तो कुछ पाएंगे लाइफ में। तो ये पूरी बात हो गई। इसके बाद आ रहा है आपका के ए। के इंटू ए क्या होगा? यस, तो के इंटू ए मतलब यहाँ पे एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, ये तो हो गया आपका दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, जैसा कि हम लोग वेक्टर स्पेस में पहले लेक्चर में पढ़े थे। तो ये दो एलिमेंट दो वेक्टर का है, लेकिन यहाँ पे के है तो के फील्ड से होगा, और ए आपका वेक्टर एलिमेंट है। ठीक है, तो के इंटू ए यानी ये हम लोग बोल सकते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे आपका ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन था। ठीक है, ये हम लोग इसको अगर ऐसे बोले ना वेक्टर स्पेस के टर्म में, तो ये आपका वेक्टर मल्टीप्लिकेशन था, मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये नीचे वाला जो है आपका ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ओके, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में क्या कहते हो? तो यस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका सिमेट्रिक होगा, इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, चेक कर सकते हैं, किसी को भी चेक कर सकते हैं, हवा में बात करने की जरूरत नहीं है। मैं चेक कर देता हूँ, जैसे मान लो आपने लिया के इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, के तो भाई रियल है ना, एक स्केलर वैल्यू है, उसका ट्रांसपोज तो होगा नहीं, तो सिंपली ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, अब ए का ट्रांसपोज क्या है, ए है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो के ए का ट्रांसपोज सिंपली के ए आ गया, मतलब ये क्या साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, बहुत ईजी है। अब वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात आ रही है कि इज द सेट ऑफ साइमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म वेक्टर स्पेस, क्या ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा? तो अब देखो, वेक्टर स्पेस के लिए ऐसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने आपको लेक्चर में दिया हुआ है, और आपको अगर वेक्टर स्पेस पता नहीं है तो पहले देख लीजिए, मेरा पूरा प्लेलिस्ट लगा हुआ है वेक्टर स्पेस का, मैंने वहाँ पे डेफिनेशन बताया है, बिल्कुल धांसू डेफिनेशन, बहुत मोहब्बत से समझ में आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे ही देखें तो मेनली यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं वेक्टर स्पेस, अगर आप कंफर्म करना चाहते हो तो मेनली हम लोग दो चीज़ देखते हैं। ठीक है, एक देखते हैं कि क्या जो है कोई भी दो एलिमेंट लेने से वो साइमेट्रिक हो रहा है। तो अगर हम लोग साइमेट्रिक मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं तो उसका कोई भी दो मैट्रिक्स का एडिशन भी साइमेट्रिक है। तो एक हम लोग ये देखते हैं, ये ऊपर वाला, और एक हम लोग देखते हैं ये नीचे वाला स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो आपका ए प्लस बी भी साइमेट्रिक है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी साइमेट्रिक है इन जनरल, हमेशा के लिए। तो चूंकि ये दोनों प्रॉपर्टी मिल रहा है, ठीक है, और वेक्टर स्पेस में आने के लिए ये दोनों आपका मदर प्रॉपर्टी होता है, बाकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मैच कर ही जाएंगी, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स वगैरह, नल मैट्रिक्स वगैरह। चूँकि हम लोग ये जानते हैं कि जो नल मैट्रिक्स है वो भी साइमेट्रिक मैट्रिक्स के पास में होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में ये हो जाएगा यहाँ पे कि नो डाउट क्या है, ये आपका वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे, यस यस इट फॉर्म वेक्टर स्पेस। ठीक है, ये वेक्टर स्पेस बनाएगा। ओके, अच्छा, इसके बारे में तो थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं हम लोग कि वेक्टर स्पेस तो मैंने आपको बताया है, बट थोड़ा सा चलो डिटेल में देख लेते हैं। जीरो मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में भी देख लेंगे कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स के पास वो है कि नहीं है, और वेक्टर स्पेस में जीरो मैट्रिक्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है, थोड़ा इस पे भी बात करते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, वो जीरो मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स का, ये भी एक आपके लिए काफ़ी अच्छा नॉलेज रहेगा। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अभी मैं इस पे आ रहा हूँ कि कैसे ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। ठीक है, पहले हम लोग ये बात कर लें कि इज इट कॉन्टेंस जीरो मैट्रिक्स, क्या जो सेट ऑफ साइमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या उसके पास जीरो मैट्रिक्स भी है? तो इसका जवाब होगा यस डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि देखो जीरो मैट्रिक्स होता क्या है, अगर मैं जीरो मैट्रिक्स की बात करूं तो जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है, सारा ही एलिमेंट जीरो होता है। ठीक है, 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0 के इस तरह से अगर मैं 3 क्रॉस 3 का बात करूं तो डेफिनेटली ये क्या है, ये एक तरह का साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, इसलिए कि अगर आप देखिएगा तो इसका जो डायगोनल है जो कि कोई भी रियल होना चाहिए, तो ये आपका रियल डायगोनल है। जीरो एलिमेंट भी एक जो है आपका रियल एलिमेंट होता है। उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो पोजीशन वाइज आप देखोगे कि ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो ये भी एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, बल्कि एक रिजल्ट भी है
जो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि अगर कोई मैट्रिक्स साइमेट्रिक भी है, स्क्यू साइमेट्रिक भी है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो मैं देखो यहाँ पे इसको भी मेंशन कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा ये। तो यहाँ पे 4 नंबर प्रॉपर्टी, बल्कि मैं ये लिख देता हूँ क्या, कि ए मैट्रिक्स विच इज symmetric as well as skew symmetric is जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट है, इसको भी आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए। तो अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स है जो कि साइमेट्रिक भी है और स्क्यू साइमेट्रिक भी है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, वो जीरो ही मैट्रिक्स होगा। सो जीरो मैट्रिक्स एक क्या है, आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो ये काउंटेन करता है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखिए, जब भी हम लोग कोई ग्रुप फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जब भी आप कोई ग्रुप फॉर्म करते हो, तो आप ग्रुप के लिए, अगर ग्रुप आप अंडर एडिशन फॉर्म कर रहे हैं, तो उसके पास जीरो एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, जीरो एलिमेंट, तभी वो ग्रुप बनाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसका जीरो एलिमेंट। ओके, इसी तरीके से अगर आप ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, मान लीजिए अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसके पास में क्या हो, आइडेंटिटी एलिमेंट हो, यानी यूनिट एलिमेंट हो। ठीक है, यूनिट एलिमेंट हो अंडर मल्टीप्लिकेशन, यूनिट एलिमेंट। ओके, तो ये ध्यान दीजिए कि जब आप वेक्टर स्पेस की बात करते हैं, तो वेक्टर स्पेस में क्या होता है, वेक्टर स्पेस अगर आप V ओवर F की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मान लो सेट ऑफ मैट्राइसेस है आपका। ठीक है, तो अगर मैं सेट ऑफ मैट्राइसेस लेता हूँ ओवर रियल सेट या ओवर रियल फील्ड, तो जो मैट्राइसेस है यहाँ पे साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये जो मैट्राइसेस का सेट है, इसको क्या होना चाहिए, इसको होना चाहिए अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप। हम लोग ये पढ़े हैं वेक्टर स्पेस के डेफिनेशन में कि ये जो मेन सेट होता है, नॉन एम्प्टी सेट भी, वो क्या होना चाहिए, वो एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन। तो अंडर एडिशन पहले तो वो ग्रुप होगा, तभी वो अबेलियन ग्रुप होगा। तो ग्रुप होने के लिए जरूरी है कि उसके पास में जीरो एलिमेंट हो। ठीक है, तो मैट्रिक्स का जो जीरो एलिमेंट होता है, वो क्या होता है, वो होता है जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो जीरो मैट्रिक्स है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जीरो एलिमेंट का भी होना, किसी मैट्रिक्स के पास में जीरो है कि नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब देखो, ये वेक्टर स्पेस कंफर्म कर रहा है कि भाई अंडर एडिशन ये क्या है, अंडर एडिशन इसके पास में ये एक अबेलियन ग्रुप है मैट्रिक्स, डेफिनेटली। ठीक है, अंडर एडिशन क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है। तो अंडर रियल फील्ड या किसी भी फील्ड में, यूजुअल फील्ड में क्या होगा, डेफिनेटली ये वेक्टर स्पेस बनाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ को भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, A प्लस बी भी आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी साइमेट्रिक मैट्रिक्स में आ रहा है। दैट्स वाई इट फॉर्म वेक्टर स्पेस। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए, यहाँ पे ये भी आपका प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स है जो कि साइमेट्रिक भी है और स्क्यू साइमेट्रिक भी है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे है कि इज इट कॉन्टेंस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स साइमेट्रिक मैट्रिक्स के सेट में होगा? तो बिल्कुल होगा भाई, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, बिल्कुल होगा। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, यानी यूनिट मैट्रिक्स का, तो वो क्या होता है, तो वो होता है आपका इस तरीके से ना, आइडेंटिटी यहाँ पे मान लो मैं 3 ऑर्डर कर लेता हूँ, I3 इज इक्वल टू क्या, ऐसे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, ये तो अब आप देखो भाई कि साइमेट्रिक में क्या होता है, साइमेट्रिक में जो डायगोनल है वो रियल होता है, तो ये एक रियल डायगोनल है, नो डाउट। और उसके अलावा बाकी जो एलिमेंट्स हैं, अगर आप देखोगे तो ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो भाई ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, नो डाउट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स के पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होगा। इसका भी जवाब क्या होगा, यस। ठीक है, बट देखिए, अब इसका अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है वेक्टर स्पेस में, क्योंकि वेक्टर स्पेस में एम का अंडर एडिशन क्या होना है, अबेलियन ग्रुप होना है। ठीक है, क्या होना है, अबेलियन ग्रुप होना है अंडर एडिशन। तो मल्टीप्लिकेशन में तो ऐसे भी ये ग्रुप नहीं बनाएगा, क्योंकि हर मैट्रिक्स का इन्वर्स हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ओके। साइमेट्रिक मैट्रिक्स भी आपको देखना पड़ेगा कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स में चूंकि कोई भी रियल हो सकता है डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अगर जीरो डिटर्मिनेंट हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो कि जीरो खुद एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो वो क्या है, उस केस में उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग को ऐसी भी अंडर एडिशन बात करना है,
कि m अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, तो इसका भी उतना रोल नहीं है, ठीक है। बट ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसके पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है और इसके पास में जीरो मैट्रिक्स भी है सेट ऑफ साइमेट्रिक मैट्रिसेस में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम लोगों का प्रॉपर्टी है आइगन वैल्यू। तो देखो यहाँ से ये तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट चली आ रही हैं, आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स एंड डायगोनलाइजेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस पे आपको काफ़ी अच्छे से फोकस करना है क्योंकि बहुत इसका यूज़ है, आपने भी देखा होगा। तो लीनियर अलजेब्रा में ये तीनों काफ़ी यूज़ किया जाता है किसी भी मैट्रिक्स के लिए। और मैंने आपको आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर के बारे में पढ़ाया हुआ है, काफ़ी सिंपल चीज़ है, ईजिली निकल जाता है। बट इंपॉर्टेंट है, कुछ रिजल्ट्स भी हमको याद होने चाहिए। जैसे साइमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो आइगन वैल्यू क्या होगा साइमेट्रिक मैट्रिक्स का, वो आपका ऑलवेज रियल होगा, ठीक है। अब ये रियल है, इसका मतलब है कि ये जीरो भी हो सकता है तो रियल होगा, और ये डिस्टिंक्ट भी हो सकता है और रिपीटेड भी हो सकता है, ठीक है। तो मे बी डिस्टिंक्ट, ये आपका अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट, ठीक है। और आपका क्या हो सकता है, और आपका रिपीटेड भी हो सकता है। क्योंकि कुछ बच्चों को मैंने देखा कि वो याद रखते हैं कि जो है इसका सिर्फ डिस्टिंक्ट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, रिपीटेड भी हो सकता है डेफिनेटली। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी एक जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। और यहाँ पे जो आपको आइगन वैल्यू मिल रहा है वो तीनों 1 1 1 है, ठीक है। इसी तरीके से ऊपर में देखोगे तो सारा आइगन वैल्यू क्या आपको यहाँ पे मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, तो ये आपका रिपीटेड वाला केस है, ओके। हाँ, लेकिन जब रिपीटेड होगा तो आपको ध्यान देना है, इफ़ रिपीटेड, अगर आपको रिपीटेड आइगन वैल्यू मिलता है, इफ़ रिपीटेड, ठीक है, देन उस केस में क्या होगा, उस केस में जो अर्थमेटिक मीन है ना वो ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा, सॉरी अर्थमेटिक जो मल्टीप्लिसिटी है वो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बराबर होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है। ये तो सिंपली ये होता है कि भाई कितना टाइम्स वो आ रहा है, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सिंपली जो है उसके करस्पॉन्डिंग में जो हमको a माइनस लेमडा आई का मैट्रिक्स मिलता है उसकी नलिटी को बोलते हैं। तो ये सब हम लोग डिफरेंट जगह पर डिस्कस किए हैं, आगे भी करेंगे। अभी ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि आइगन वैल्यू जो है रियल होता है, सिंपली जीरो भी हो सकता है, ठीक है, अलग अलग भी मिल सकता है और आपको रिपीटेड भी मिल सकता है। लेकिन अगर रिपीटेड मिलेगा तो वहाँ पे अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बराबर होगा। दैट्स वाई कि ये ऑलवेज डायगोनलाइजेबल होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्या होता है जी, अगर हम बात करें इसके डायगोनलाइजेबल की, तो ये ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज आपका डायगोनलाइजेबल होता है, यानी हम इसको जो है ईजिली जो है एक डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग बात करेंगे। अब ये जो आपका डायगोनलाइजेबल प्रॉपर्टी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके बाद मैं लेक्चर लेकर के आऊँगा, उसमें समझाऊंगा कि मैट्रिक्स का जो ये प्रॉपर्टी है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको किस तरीके से हम लोग जज करते हैं। तो एक्चुअली देखो, हमको कॉन्सेप्ट एक चीज़ होता है ना, लेकिन कंपटीशन में आपको उसको जल्दी से एलिमिनेट करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है। तो उसका जो लॉजिक वगैरह है कि एक मैट्रिक्स को कैसे चेक करेंगे कि वो डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है, तो वो हम लोग उसका भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये ऑलवेज क्या होगा जी, साइमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज जो है आपका डायगोनलाइजेबल होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग आइगन वेक्टर की बात करें तो आइगन वेक्टर जो होता है अगर आप निकालोगे, ठीक है, तो अगर आपका डिस्टिंक्ट मिलता है आइगन वैल्यूज़ तो उसके करस्पॉन्डिंग में ऑलवेज आपको ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या है जी, ऑलवेज, ऑलवेज ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर्स, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़, टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़, ठीक है। तो अगर आपको डिफरेंट आइगन वैल्यू मिल रहा है, आइगन वैल्यू मिल रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग में आपको ऑलवेज जो है ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर मिलेंगे। यानी मान लो मेरे को 3 वेक्टर मिला है, ठीक है, v1 v2 v3, तो इसमें क्या होगा, तीनों ऑर्थोगोनल होगा, यानी आप v1 का v2 से डॉट निकालो, ठीक है, तो ये आपका जो है 0 आएगा, v2 का v3 से निकालो तो ये आपका 0 आएगा। इस तरीके से सब आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, दैट मीन्स कि ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर आपको मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, देखिए डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू की बात करें ना, तो चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स अगर है तो क्या है जी, ए जो है ए के ट्रांसपोज के इक्वल है, ठीक है। अगर मैं ए का डिटर्मिनेंट लगाऊंगा तो इधर भी डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ वैसा रिलेशन मिलेगा नहीं, क्योंकि ए का ट्रांसपोज सिंपली क्या होता है, ए के ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो वही होता है जो कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं आएगा, मतलब इस रिलेशन से हम कुछ भी नहीं कह सकते कि हमको डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या मिलने वाला है। तो हाँ, कोई भी एक आपको रियल वैल्यू ही मिलेगा, क्योंकि आप साइमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या मिलेगा वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसलिए देखो, इसको जानना जरूरी है कि
डिटर्मिनेंट वैल्यू के केस में, ठीक है, या ट्रेस के केस में कहीं कहीं पे स्पेशल मैट्रिक्स में कुछ स्पेशल रिजल्ट होता है, जैसे कि हम लोग देखेंगे स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है उसका एक आपको अच्छा रिजल्ट है, ठीक है, ट्रेस का भी अच्छा रिजल्ट, क्योंकि ट्रेस उसमें ऑलवेज जीरो होता है स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स में, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे अभी नेक्स्ट, तो हम लोग का वही मैट्रिक्स आ रहा है। बट यहाँ पे चूंकि ट्रेस होता क्या है, ट्रेस होता है सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, ठीक है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, तो डायगोनल एलिमेंट्स के सम को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेस बोलते हैं। तो अगेन चूंकि इस तरह का कोई रिजल्ट नहीं है, ठीक है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो उसमें डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, ओके, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी होगा वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, एक रियल वैल्यू ही आएगा, बट कुछ स्पेशल यहाँ पे फिक्स वैल्यू नहीं है जिसको कि याद रखा जा सके, ठीक है। तो मेंशन करने के लिए, प्रॉपर्टी को मेंशन करने के पीछे रीज़न ये है कि अगर वहाँ पे कुछ खास बात है तो उस पर आपको खास इंटेंशन चाहिए, और खास नहीं है तो आपको फिर उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन जब हम लोग अभी स्क्यू सिमेट्रिक की बात करेंगे तो वहाँ पे डिटर्मिनेंट और ट्रेस का भी एक स्पेशल जो है आपको मिलेगा कि ऑलवेज इस तरह का होता है, तो वो आपके लिए काफ़ी डेफिनेटली फ़ायदा करेगा, ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक का देखिएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक में भी आप उसी तरीके से जल्दी जल्दी कंक्लूड कर सकते हो, टाइम बचाओ अब, ठीक है। तो अगर मैं स्क्यू सिमेट्रिक की बात करूं तो अगर मान लो मेरे पास में दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए और बी, ठीक है, जैसे ही स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो आप डेफिनेटली क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस ए होगा, और बी का ट्रांसपोज क्या होगा जी, माइनस बी होगा। अब है एडिशन, तो क्या एडिशन भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो यस, नो डाउट इट इज़ क्या, इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक, इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे आप सिमेट्रिक में देखे थे वैसे ये भी यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक होगा, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। मान लो मैं निकालता हूँ ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब ए का ट्रांसपोज माइनस ए है और बी का ट्रांसपोज माइनस बी है, तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ए प्लस बी आ जाएगा। सो ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू इन माइनस ए प्लस बी, सो इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक, ओके। इसी तरीके से आप देखो ए इंटू बी के बारे में, ए इंटू के बी क्या होगा, तो इन जनरल क्या होगा, नॉट, इट इज़ नॉट स्क्यू सिमेट्रिक, नॉट, इट इज़ नॉट स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो इन जनरल ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा जैसे ऊपर में सिमेट्रिक में हुआ था, बट हो जाएगा कब, बट स्क्यू सिमेट्रिक, बट स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक व्हेन ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी ए बी इज इक्वल टू अगर बी ए होगा, यानी अगर ये कम्यूट करेंगे दोनों, तब उस केस में ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। जैसे ऊपर में हम लोग देखे थे, आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, मान लो आप ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकालोगे ना, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब ये आपका माइनस बी है और ए का ट्रांसपोज आपका क्या है, माइनस ए है, तो माइनस बी इंटू माइनस ए करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट बी ए आएगा, ठीक है। तो इन जनरल क्या आ रहा है, ए बी का ट्रांसपोज बी ए आ रहा है, ए बी नहीं आ रहा, या माइनस ए बी नहीं आ रहा, ठीक है। माइनस ए बी आएगा तभी तो होगा ना स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए ज़रूरी है कि क्या हो, आपका जो ए बी का जो ट्रांसपोज आप निकाल रहे हो वो क्या हो, माइनस ए बी आए, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस ए बी लेंगे, ऐसे कर दीजिएगा ना, कम्यूट सिंपली नहीं बल्कि माइनस के साथ में कम्यूट करेगा तभी आएगा, तो माइनस ए बी, माइनस बी ए लिखेंगे यहाँ पे, ओके, माइनस बी ए बी इक्वल टू अगर माइनस बी ए होगा तभी हम लोग बी ए को माइनस ए बी करेंगे, देन हम क्या बोलेंगे कि ए बी का ट्रांसपोज माइनस ए बी आ रहा है, दैट्स वाई ये साइमेट्रिक है। तो साइमेट्रिक होने के लिए ये कंडीशन लगेगा स्क्यू साइमेट्रिक होने के लिए, ठीक है। और इन जनरल ये स्क्यू साइमेट्रिक नहीं होगा एज एबव। के ए को देखोगे तो के ए आपका हो जाएगा, यस, इट इज स्क्यू साइमेट्रिक। तो ये सब प्रॉपर्टी आप मिला के याद कर सकते हैं कि जैसे साइमेट्रिक में हो रहा था उसी तरीके से स्क्यू साइमेट्रिक में हो रहा है, ठीक है। आप उसको देख सकते हो, जैसे मान लो के ए का आप ट्रांसपोज निकालोगे तो के तो रियल है, स्केलर वैल्यू है, तो आपको के ए ट्रांसपोज आ जाएगा, और ए ट्रांसपोज आपका माइनस ए है, सो इट इज़ माइनस, डेफिनेटली माइनस के ए, तो ये आपका स्क्यू साइमेट्रिक है। अच्छा, इज द सेट ऑफ स्क्यू साइमेट्रिक मैट्राइसेस फॉर्म वेक्टर स्पेस, तो यस, ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, ठीक है, जैसे ऊपर में कर रहा था, क्योंकि ये दो मेन प्रॉपर्टी है जो कि स्क्यू साइमेट्रिक हो जा रहा है। दो वेक्टर का सम स्क्यू साइमेट्रिक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन स्क्यू साइमेट्रिक है, और अगेन इसके पास में जीरो एलिमेंट होगा, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी एक ऐड कर देता हूँ, ठीक है, इट कॉन्टेंस जीरो एलिमेंट या जीरो मैट्रिक्स, ठीक है।
जो कि जीरो एलिमेंट कहलाता है। चूंकि आपको पता है, अभी हम लोग दिखाया कि जीरो मैट्रिक्स क्या है। अगर आप जीरो मैट्रिक्स को देखेंगे तो जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक बात ये है, हम लोग जो पढ़े थे ऊपर में, कि जो स्क्यू सिमेट्रिक है उसका जो डायगोनल है ना, वो जीरो ही होना चाहिए, वो जीरो ही होना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ये जरूरी है। बाकी एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, तो बाकी एलिमेंट जीरो भी हो सकता है, ठीक है। दोस्तों जीरो मैट्रिक्स क्या है, आपका एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, नो डाउट, ओके। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा। बट यहाँ पे अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करूँ तो ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा। जो डिफरेंस है उसको आपको केयरफुली ध्यान देना है। तो अगर मैं 6 नंबर में बात करूँ कि क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखता है, तो ये इट डज नॉट कंटेन, डज नॉट कॉन्टेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जो डिफरेंस है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज आ गया कि इसके पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता, इट डज नॉट कॉन्टेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। कैसे, तो वेरी सिंपल, अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करूं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो उसके पास में तो इस तरह का एलिमेंट होना चाहिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आप इसका डायगोनल देखोगे तो डायगोनल में जो एंट्री है वो 1 1 1 है, जबकि स्क्यू साइमेट्रिक के लिए ये एंट्री 0 0 0 होना चाहिए। सो यहीं से ये पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये नॉट स्क्यू साइमेट्रिक है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि स्क्यू साइमेट्रिक के पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, जीरो एलिमेंट है। जबकि साइमेट्रिक मैट्रिक्स के पास में दोनों ही एलिमेंट पाया जाता है। तो इस तरह की बातें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अब देखो, चूंकि हमको वेक्टर स्पेस में क्या चाहिए होता है, जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको कि वेक्टर स्पेस में अगर मैं बात करूं मैट्राइसेस ओवर एनी रियल सेट आर, रियल फील्ड आर, तो यहाँ पे जो एम होना चाहिए आपका, ये एम, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। अंडर एडिशन क्या होना चाहिए आपका, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अंडर एडिशन क्या होना चाहिए, ये अबेलियन होना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन की जरूरत है नहीं, तो इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट का यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है, जीरो एलिमेंट है, सो ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा एंड कंसिक्वेंटली बाय दिस टू प्रॉपर्टी इट फॉर्म वेक्टर स्पेस, ठीक है। अच्छा, अब देखो ट्रेस क्या होगा, तो ट्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात आ रही है कि ट्रेस इसका ऑलवेज जीरो होगा, ऑलवेज जीरो। ट्रेस क्या होगा जी, ऑलवेज जीरो होगा। क्यों, क्योंकि ट्रेस होता क्या है, ट्रेस होता है सम ऑफ डायगोनल एंट्री, और वो तो हमेशा जीरो रहेगा, इसलिए इसका ट्रेस हमेशा जीरो आएगा। सो इट इज ए अगेन एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। डिटर्मिनेंट वैल्यू, डिटर्मिनेंट वैल्यू भी देखो इसका काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं डिटर्मिनेंट वैल्यू की बात करूं यहाँ पे, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू इसका काफी इंपॉर्टेंट होता है। कैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। डिटर्मिनेंट वैल्यू के लिए चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ओके, यहाँ पे ठीक है। देखिए, अगर मैं डिटर्मिनेंट वैल्यू की बात करूं, डिटर्मिनेंट वैल्यू, डिटर्मिनेंट, राइट, तो यहाँ पे देखिएगा, चूंकि आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, ए क्या है, ए आपका है स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ओके। यानी कि हमारा जो ए का ट्रांसपोज है वो क्या है, वो -a के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं दोनों तरफ लगाता हूँ डिटर्मिनेंट, तो ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा -a, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो ये मेरा n क्रॉस n ऑर्डर का है, ठीक है। लेट a इज स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ n क्रॉस n ऑर्डर, ठीक है। अगर ये n क्रॉस n ऑर्डर का है तो आपको पता है, आपने पढ़ रखा है, क्या हो जाएगा, पहले तो a ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सिंपली a के बराबर आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, यहां से अगर मैं माइनस को बाहर करूंगा तो ये हो जाएगा -1 का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a, ये हो जाएगा बाई प्रॉपर्टी, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए, अब जैसे ही आप यहां पे देखेंगे, अगर मेरा n इवेन है, अगर मेरा n इवेन है तो दोनों तरफ इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो उसके केस में याद रखिएगा, n अगर इवेन होगा तो उसके केस में जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है ना, वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा ऑलवेज। क्या होगा जी, परफेक्ट स्क्वायर। मैं आपको दिखाता हूं अभी, ठीक है, ये सब सारा वेरीफाइड रिजल्ट है, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ओके। जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, मैं मान लो मैं एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ठीक है। a इज इक्वल टू 0 0 5 -5, ठीक है। तो ये क्या है, मेरे पास में एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, नो डाउट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। चूंकि इसका डायगोनल एंट्री 0 0 है और बाकी यहाँ पे कुछ भी रियल है। तो अब यहाँ पे देखो, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है वो क्या आ रहा है, तो वो आपका आ रहा है -5 × 5, तो आपका 5 का स्क्वायर आ जा रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे
2x2 में ये एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है ना, आप देखोगे 4x4 में भी एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो अगर n इवन होगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, और अगर n ऑड हुआ ना, अगर n ऑड हुआ तो क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस और डिटर्मिनेंट a, यहाँ से आपका हो जाएगा 2 ऑफ डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0, यानी डिटर्मिनेंट a क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो क्या होता है, तो वो यहाँ पे दो केस में बटेगा, ठीक है। क्या, ये आपका 0 होगा, 0 होगा, ठीक है। कब, इफ ऑर्डर, जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो क्या है, वो आपका ऑड है। अगर ऑड है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज ये होगा आपका परफेक्ट स्क्वायर। क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू होगा, परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू कब, जब आपका जो ऑर्डर है वो क्या होगा, वो आपका इवन होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेंट के लिए। डिटर्मिनेंट वैल्यू इसका 0 होता है अगर ऑर्डर ऑड हो, या परफेक्ट स्क्वायर होता है अगर ऑर्डर इवन हो, ठीक है। तो ये देखो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रिलेटेड में। इसके बाद इसका रैंक का भी प्रॉपर्टी है, बट चूंकि वीडियो ये काफ़ी लंबा हो रहा है तो रैंक वाले को मैं अलग से एक वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। तो देखो, बहुत तरह की बातों को हम लोगों ने यहाँ पे समेटा है, और ये सारी बातों को अगर आप याद रखेंगे तो आपको मैं बता रहा हूँ कि 90% आपको साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में बन जाएंगे। बाकी 10% प्रैक्टिस से आता है। लेकिन अगर ये आपके दिमाग में रहा और आप अप टू डेट रहे तो डेफिनेटली आप बहुत तरह का क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। आई होप मैंने काफ़ी सारा नॉलेज यहाँ पे आपके लिए जमा करने की कोशिश की है, और आपको काफ़ी पसंद आया होगा यह सारा। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके उठना है, नोटिफिकेशन को ऑन रखना। देखिए, सीखने के लिए अगर आप पढ़ेंगे ना तो आप कोई भी एग्जाम को गेन कर लेंगे, और मेरा पर्पस भी वही है, मैं आपको जीरो से हीरो तक लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं हर तरह का कंटेंट 11th लेवल से 12 लेवल से लेके हाई स्कूल से हायर अलजेब्रा तक मैं ऐड कर रहा हूँ, ताकि आपको इसका बेनिफिट मिले, ठीक है। तो आई होप आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगा तब भी कमेंट कीजिए, उससे हम लोगों को एनर्जी मिलता है, ठीक है। पर ये मिलते हैं अगले कंटेंट में अगले प्रॉपर्टीज़ के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।